नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमः शिवाय। मैं सरिता सारस्वत, मेरे हीलिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम वास्तु में भूखंड की आकृति के बारे में बात करेंगे। किस तरह की आकृति का क्या फल होता है, क्या इफेक्ट होता है, किस तरह के भूखंड में किस तरह की आकृति के भूखंड में घर बनाने के क्या आउटपुट आते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें भूखंड का आकार लेना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी भूखंड है, कोई भी प्लॉट है, अनेक आकार का हो सकता है। उसका आकार वास्तुशास्त्र में उस प्लॉट का शुभ और अशुभ होना बताया जाता है। जैसे गोमुखी भूखंड में रहने वाले व्यक्तियों को यश, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, मानसिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत सिंह व्याघ्रमुखी भूखंड में रहने वाले व्यक्तियों को गरीबी, कर्ज, शोक, दुख और आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र में हम भूखंड की आकृति के बारे में विचार करते हैं। वर्गाकार भूखंड होता है, वो रेगुलर शेप में, उसको स्क्वायर शेप बोलते हैं, यानी उसके चारों कोनों का नाप बराबर होता है। AB = BC = CD = DA। सभी कोण 90 डिग्री में समकोण होते हैं। इस तरह का जो भूखंड होगा वो आपको एक मानसिक शांति प्रदान करेगा, आपको आर्थिक संबंधता यानी मेंटल पीस, प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो शुभ भूखंड आता है वो है आयताकार, समकोण। आर्थिक विकास, फाइनेंशियल ग्रोथ होना आयताकार भूखंड में अवश्य ही होता है। इसमें रहने वाले सुखी संपन्न रहते हैं। ये धनदायक और पुष्टिवर्धक होता है। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर प्लॉट की। ऐसा भूखंड धन और संपन्नता को रोके रखता है, वो गोल ही घुमा देता है। परंतु वृत्ताकार या कुंभ वृत्ताकार भूखंड धन और संपन्नता के घोतक है। दिल्ली में रिंग रोड के कनॉट प्लेस के गोल मार्केट, कमला नगर आदि क्षेत्र संपन्नता के जीवंत उदाहरण है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार अगर आपका भूखंड गोल है तो उसके अंदर वृत्ताकार वास्तु का निर्माण आवश्य वास्तु के लिए अच्छा फल नहीं देता है, जबकि वर्गाकार भूमि के अंदर वर्गाकार वास्तु का निर्माण वैश्विक वास्तु के लिए अच्छा फल देता है। जैसे खेल के मैदान, संसद भवन आदि जो भी आप निर्माण करते हैं, किए हुए हैं वो। फिर हम आते हैं ओवल यानी अंडाकार। अंडाकार भूखंड अत्यंत कष्टदायक होता है। इस पर बने मकान में रहने वालों को हानियों और व्याधियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे प्लॉट पर मकान नहीं बनाना चाहिए। यानी अंडाकार भूखंड और वृत्ताकार पर जहाँ तक हो सके एक सावधानी रखनी चाहिए। षटकोण भूखंड, हेक्सागोनल, ये साधारण फल देने वाला होता है। इसका कोई न तो ज़्यादा हानि है न ज़्यादा लाभ है। फिर अगर किसी कारण से प्लॉट के कोने कट के वो एक अष्टकोण का आकार धारण कर लेता है, वो भूखंड हो जाता है अष्टकोणीय। ये कष्ट और पीड़ा पहुंचाता है। इसमें वास करने वालों को कष्टों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी एक कष्ट गया नहीं कि दूसरा आया और परेशानी हर वक्त लगी रहती है। इसीलिए ऐसे भूखंड पर आवास नहीं बनाना चाहिए। इस तरह का भूखंड में आपको कभी भी रहना नहीं चाहिए। चक्राकार भूखंड होता है, वो भी धन और हानि का कारक होता है। इसमें से या तो आप उसमें से आयताकार या वर्गाकार काट कर आप एनर्जी, मेटल से एनर्जी फील्ड बनाकर फिर उसके बाद उसमें भवन का निर्माण कर सकते हैं। और फिर आते हैं हम त्रिभुजाकार भूखंड में। त्रिभुजाकार भूखंड भी अशुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति त्रिभुजाकार भूखंड में रहता है तो वो घर बनाता है लेकिन ज़्यादा दिन उसमें शांति से रह नहीं पाता है। पहली बात, रह ही नहीं पाता है, और रह भी गया तो उसको शांति नहीं होती है। मुकदमा, वहाँ पे आग लगना, सरकार से प्रॉब्लम होना आदि प्रॉब्लम उसको होती रहती है। इसीलिए त्रिभुजाकार में से भी आपको यथासंभव काट के उसको वर्गाकार या आयता करके फिर ही घर बनाना चाहिए। अर्धवर्ताकार भूखंड भी अशुभ होता है। इस पर बना भवन
दुख दरिद्रता आदि का कारक होता है, इसलिए इससे भी आयताकार का टुकड़ा काटकर भवन निर्माण करना चाहिए। फिर धनुषाकार भूखंड, ऐसे भूखंड पर रहने वालों के अनेक शत्रु होते हैं, साथ ही उन्हें विभिन्न समस्या भय आदि का सामना करना पड़ता है। धनुषाकार भूखंड होता है वो भी कष्टकारी और अशुभ होता है, इसीलिए यहाँ पर भी आपको आयताकार या वर्गाकार काट के घर बनाना चाहिए। जो भी रथ आकृति का भूखंड होता है, यानी पीछे से ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल बना हुआ है, आगे से सेंटर में से जो तीखा सा निकला हुआ है वो रथाकार होता है, ये भूखंड गृह स्वामी के लिए अत्यंत अशुभ होता है, इस पर निर्माण नहीं करना चाहिए। और दो रथों की आकृति वाला भी अशुभ होता है, इस यानी कोनों बीच में से दोनों कोने कटे हुए और बीच में से थोड़ा सा ऐसा होता है, उसको दो जुड़े हुए रथों की आकृति वाला होता है। इसका स्वामी परेशानी से घिरा रहता है, घर में चोरी होती रहती है, फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, इस पर मकान बनाना उचित नहीं होता है। फिर आ गया बाल्टी नुमा, बाल्टी के शेप की तरह जो भी भूखंड होता है, जैसे ऊपर से थोड़ा सा राउंड होता हुआ और नीचे से टेपर होता हुआ, इसमें निवास करने वाले ऋण ग्रस्त रहते हैं, यानी उन पे लोन पे लोन होते हैं। फिर मृदंगाकार भूखंड भी कभी अच्छा नहीं होता है, उसका स्वामी परगामी पर स्त्रीगामी होता है, घर के धन का काम इसी में खर्च करता है, इस पर अवश्य भवन नहीं बनाना चाहिए। कोणीय भूखंड वही अच्छा नहीं होता है, ये गृह स्वामी और गृह स्वामिनी के मध्य झगड़ा होता रहता है। कैप्सूल के आकार का जो भूखंड होता है, जिस तरह कैप्सूल को रख के देखिए, दोनों कोने आयताकार शेप में गोलाई में गए हुए होते हैं, इस पर वास करने वाला व्यक्ति धन संचय नहीं करता और हमेशा उसका धन खर्च होता रहता है। उसी तरह स्टार की शेप यानी तारे की शेप वाला भूखंड होता है, वो भी अशुभ होता है। इसमें रहने वाले व्यक्ति कानूनी अड़चन और मुकदमों में घिरे रहते हैं, फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, यहाँ पर घर बनाना अच्छा नहीं होता है। ढोल के आकार का भूखंड भी अशुभ होता है, ऐसे भूखंड पर रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है और उसकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो सकती है। हाथ के पंखे का आकार का भूखंड वो भी बहुत ही अशुभ होता है, उस व्यक्ति जो निवास करता है उसके धन की मवेशी की हानि होती है, यानी भीख तक मांगने की नौबत आ सकती है। ऐसे भूखंड पर नहीं रहना चाहिए। मंदिर नुमा भूखंड भी अच्छा नहीं माना जाता है, इस पर वास करने वाले फक्कड़ किस्म के होते हैं, बैरागी बनकर गृह त्याग देता है। इस तरह सुखी पारिवारिक जीवन के लिए भूखंड अच्छा नहीं होता है। अंग्रेजी में टी आकार का भूखंड होता है, ऐसे मकान 4 या 5 वर्ष में बेच देते हैं, किंतु इसका 5वां खरीदार कुछ हद तक स्थिर रहता है। फिर आइए आप गोमुखी भूखंड, जो हमने शुरुआत में बात की थी, जो भूखंड आगे से सकरा होता है, जैसे गाय के मुख के समान जो भूखंड होता है उसे गोमुखी भूखंड कहते हैं, और पीछे से जो चौड़ा हो उसे काकमुखी या गोमुखी कहा जाता है। ये भूखंड अच्छा फल देने वाला माना जाता है। गोमुखी भवन वही शुभ होता है जिसका प्रवेश दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो, वो ही शुभ माना जाता है और वो अच्छा फल देता है। इस पर बने मकान में रहने वाले को यश, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, मानसिक और आर्थिक प्राप्ति होती है, उसका समुचित विकास होता है। इस तरह के भवन में सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं, ऐसा भूखंड भाग्य से मिलता है। इस तरह के भवन में वास करने वाले की लोकप्रियता दूर दूर तक फैली रहती है और उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होती है। लेकिन हर गोमुखी भूखंड अच्छा नहीं होता है। उत्तर पूर्व से काटकर बना गोमुखी भवन तो शुभ फलदायक नहीं होता है। घर में समृद्धि, सुख, शांति आदि की कमी रहती है। दरिद्रता, दुर्घटनाएं कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। एक कर्जा चुकाया नहीं, दूसरा आता है। हर वक्त उस गृह स्वामी पे लोन रहता है और घर में आर्थिक नुकसान होते रहते हैं। उनको तरह तरह की बीमारियां लगी रहती है और डॉक्टर का ही घर भरते हैं वो। इस तरह से कुछ अशुभ गोमुखी भूखंड होते हैं जिनका द्वार अगर आपने ऐसी जगह रख दिया है जो आपके वास्तु के अनुसार अनुरूप नहीं होते हैं। अगर गोमुखी गलत दिशा में गोमुखी होगा तो इस पर रहने वाले में आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, मुकदमों में उलझे रहते हैं। ऐसे भूखंड पर भवन बनाने से पहले उसे दोष मुक्त करवा लेना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं व्याद्रमुखी। जो भूखंड आगे से चौड़ा और पीछे से पतला होता है उसे व्याद्रमुखी या छाजमुखी कहते हैं। ये रोग, शोक और दुख देने वाला होता है। इस पर बने भवन में रहने वाले को मुसीबत, तरह तरह की प्रॉब्लम्स और बीमारियां आती हैं। गरीबी, कर्ज, शोक, दुख, झगड़े उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, भाग्य सो जाता है। तो इस तरह के भूखंड का इस्तेमाल बिना सुधार किए आप कभी भी प्रयोग में नहीं लाए। लेकिन अगर ये उत्तर पूर्व में बढ़ता है तो ये सुख, समृद्धि और शांति देता है। उसी तरह हम भूखंड के सारे शेप के बारे में जानकारी रखते हुए उसके बाद अपने घर का निर्माण कराएं। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करके आप उससे सही सलाह लेके फिर ही मुख्य द्वार की संरचना और अपने घर की इकाइयों को डिज़ाइन करके फिर घर का कंस्ट्रक्शन कराएं। तो आपको वो भूखंड, अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत 19-20 दोष भी हो तो करेक्शन से वो एक अच्छा आउटपुट देगा और वो आपके लिए शुभ होगा। क्योंकि आज के इस महंगाई के ज़माने में बार बार खरीदा बेचा होता नहीं है। तो जो प्लॉट आपके पास है उसी को किस तरह से आप शुभता देने वाला बना सके, उसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बने रहिए। फिर हम भूखंड के बारे में, प्लॉट के टाइप, प्लॉट के विचार, रोड, उसकी ऊर्जा, इसी के बारे में आगे बात करते हुए मैं आपको वास्तु संबंध सारी जानकारी दूंगी। फिर आगे हम वास्तु में क्या क्या रेमेडी होती है उसके बारे में भी बात करें। कहाँ कहाँ कौन सा दोष आपके निर्माण में है उसकी रेमेडी कैसे करें, और जो दोष है उसका क्या क्या फल होता है, इन सब के बारे में मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है किसी और को भी इस वास्तु रिलेटेड बातों से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा पहुँचे तो आप ये उनके साथ शेयर करिए। इससे आपको भी लाभ होगा क्योंकि आप एक अच्छा कर्मा जनरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।